हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर पर आधारित पूरी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसका कि ये 27वां वीडियो है, जिसमें कि नए सिलेबस के अनुसार मैं ये पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन जो आते हैं उस पर आधारित पूरी एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें कि पूरा का पूरा जो जीके पार्ट है वो कवर मैंने किया हुआ है और पूरे एनालिसिस के साथ में मैं ये क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। तो लगातार वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखकर एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पार्ट की तैयारी कर पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको जो सब्सक्राइब का बटन है वो क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 27th वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। संध्या अग्रवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार मैंने पिछली सीरीज में भी पूछा है, पिछले क्वेश्चंस में भी पूछा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो इसका सही विकल्प क्या है, बिल्कुल बता सकते हैं आप। तो इसका जो सही विकल्प है वो है क्रिकेट। ये महिला जो क्रिकेट है उस क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी हैं, और पूर्व में ये मध्य प्रदेश वो सॉरी महिला क्रिकेट जो इंडिया इंडिया की क्रिकेट टीम है उसकी ये कप्तान भी रह चुकी हैं, ठीक है ना। और ये अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्जुन अवार्ड विजेता है ये, ठीक है ना। और साथ में विक्रम अवार्ड, ठीक है ना, दोनों ही इनको मिल चुके हैं। दोनों अवार्ड की विजेता है। विक्रम अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। और इस समय मध्य प्रदेश वो क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो कौन है? तो वो है मिताली राज जी, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, मिताली राज जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर लखनऊ? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो कहाँ से की गई थी इसकी जो स्थापना है? तो इसकी स्थापना की गई थी ए भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ए बी सी डी, तो ए ऑप्शन इसका सही है, भोपाल से की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 24 जनवरी 2020 को, ठीक है ना। 24 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत का पहला, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहला ई वेस्ट क्लिनिक था, जिसमें कि अलग अलग तरीके से कचरे को पृथक करने का एक नया कार्य इसमें शुरू किया गया था, जिसमें कि जो ई वेस्ट कचरा है या फिर जो नॉर्मल कचरा है उनको पृथक करने का एक नया तरीका ये इसमें अपनाया गया था, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 2020 से भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। राज्य का कौन सा लोकगीत दिवाली के अवसर पर गाया जाता है? वसुदेवा, कलगी तुर्रा, देवारी या फिर गरबा गीत? तो मध्य प्रदेश में कौन सा जो लोकगीत है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है? तो वो है देवारी। देवारी ये गीत है जो कि दिवाली के उत्सव के दौरान गाया जाता है, और इसमें राधा कृष्ण की जो है उनकी भक्ति की जाती है, ठीक है ना। और उन पर आधारित ये पूरा का पूरा ये लोकगीत है जो कि दीपावली के उत्सव पर गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया चौथा। संचार तक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये निम्न में से किनके माध्यम से समन्वय स्थापित करता है? प्रेषक और प्राप्तकर्ता, समाचार और स्रोत, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश, या फिर स्रोत, समाचार और माध्यम? तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है सी, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया। चंदेरी का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? अशोकनगर, ग्वालियर, जबलपुर या बुरहानपुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है अशोकनगर। अशोकनगर जिले में स्थित है ये चंदेरी का किला, ठीक है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरेश कीर्तिपाल ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, नरेश कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? ये करवाया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और इसके 3 प्रमुख द्वार हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? ठीक है ना, 3 प्रमुख द्वार हैं, और इसमें प्रमुख
जो महल है वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है नौखंडा महल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। नौखंडा महल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र चीज क्या है? खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा है यहाँ पर, और क्या है? और है जौहर कुंड। जौहर कुंड, ठीक है ना। ये प्रमुख स्थान है जो कि चंदेरी के किले में है, ठीक है। और साथ ही साथ में एक और चीज है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हवा महल, ठीक है ना। हवा महल भी है यहाँ पर। तो ये प्रमुख 4 चीज हैं, ठीक है ना। और साथ में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, नरेश कीर्तिपाल ने इस किले का निर्माण करवाया था, 11वीं सदी में हुआ था। नौखंडा, खूनी दरवाजा, जौहर कुंड और हवा महल, ये चार प्रमुख चीजें हैं, और इसके किले के अंदर जाने की 3 प्रमुख द्वार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित हैं? देवास, बुरहानपुर, ग्वालियर या फिर मैहर? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है मैहर। मैहर घराने से ये संबंधित हैं, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में, ठीक है ना। 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से ये सम्मानित हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र? सरोद, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सरोद बजाते थे ये, सरोद सम्राट के नाम से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सरोद की बहुत ही अच्छे ये वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाते थे, ठीक है ना। और इन्हीं की जो वो है चेले, ये कह सकते हैं इन्हीं के सानिध्य में, ठीक है ना, जो अमजद अली खां हैं वो इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने सरोद सीखा है, जो ग्वालियर घराने से हैं, ठीक है ना। और इनको ये जो पद्म भूषण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण कब मिला था इनको? भारत सरकार ने दिया था पद्म भूषण, ये दिया था 1958 में। फिर 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये उसके अगले वाला जो सीरीज होती है उससे सम्मानित किया गया था इन्हें, ठीक है ना। और मैहर कहाँ पर है? ये सतना जिले में है, ठीक है ना। और इसको मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष तीन विधानसभा ने पारित किया था? इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? किस वर्ष, ये 3 नहीं आएगा, किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था, ठीक है ना। वर्ष 1980 में, 1981 में, 1982 में या फिर 1983 में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, वर्ष 1981 में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो कमिश्नर होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, वो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। रिटायर्ड न्यायाधीश को यहाँ उसका लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। और मध्य प्रदेश के प्रथम जो लोकायुक्त थे वो कौन थे इस अधिनियम के तहत? उनका नाम था पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित, ठीक है, ये प्रथम थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राज्य सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? विधि मंत्री, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है एडवोकेट जनरल। ये होते हैं राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार, और इनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो नियुक्त करते हैं। और आर्टिकल, ये जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 165 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। और अटॉर्नी जनरल किसके होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र सरकार के, ठीक है ना, केंद्र सरकार के होते हैं ये। और इनका जो दर्जा होता है ये एक प्रकार से राज्यसभा के सदस्य के बराबर होता है, यानी कि राज्यसभा में ये बैठने के हकदार होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? सागर, रीवा, इंदौर या भोपाल? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में है ये जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये ब्रिटिश काल के दौरान इसकी शुरुआत हो गई थी 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट
और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days लाइव क्रैश कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, PDF रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लासेस, बेस्ट एजुकेटर्स फॉर योर गाइडेंस, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी, पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, शल्य क्रिया जिसको बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी, ये क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या फिर रुधिर आदान। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सी इसका सही विकल्प है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो होता है उसको ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। ये जो आर्थराइटिस वगैरह जो रोग हो जाते हैं, या फिर कोई अन्य कारणों से जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट में कोई कमजोरी होती है, या फिर मांसपेशी निष्क्रिय हो जाती हैं, ठीक है ना, उसको उसकी जो शल्य क्रिया, उसका जो ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, उसको ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ओके, अगला प्रश्न आ गया, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों हो जाता है? कार्बनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, या फिर एसिटिक अम्ल के कारण। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना, दूध में लैक्टस होता है तो उसी से लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है ना, अगर खुले में रखा रहता है तो वातावरण के साथ में संपर्क में आकर और गर्मी के संपर्क में आकर ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है, तो इसलिए ये दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मेन्यू में यहाँ पे खालिस्तान है की सूची होती है, किस चीज की सूची होती है? डेटा, ऑब्जेक्ट, कमांड, या फिर रिपोर्ट।
तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है कमांड, ठीक है ना। कमांड इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। कमांड की सूची होती है ये, ठीक है ना, जिसमें कि कट, कॉपी, पेस्ट ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंग सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हैं, या फिर हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर विकसित किया था, या फिर हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो और या फिर डी, ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी। ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंग सिंधु घाटी की सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं, ठीक है ना। हड़प्पा के लोगों को सड़कें तथा नालियों के जाल के साथ में सुनियोजित शहर विकसित किया था, ठीक है, उनका विकास किया था। तो ये दोनों ही जो ऊपर वाले हैं ये बिल्कुल सही है। और हड़प्पा के लोगों को धातुओं का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है ना, उनको धातुओं का भी ज्ञान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ईमेल के पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम और तथा फोन या हस्ताक्षर और पासवर्ड, या फिर डी, ठीक है ना, डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें, डी है, ठीक है ना, प्रयोगकर्ता का नाम, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, जो डोमेन होता है, ठीक है ना, उसका नाम। तो इसका जो डी है ना, यही विकल्प बिल्कुल सही है जो इसमें नहीं प्रिंट हुआ था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। किसी भी ईमेल में सबसे पहले तो प्रयोगकर्ता का नाम होता है, उसके बाद में @ साइन के साथ में डोमेन का नाम होता है, जैसे कि XYZ, ठीक है ना, @abc.com, इस तरीके से होता है। तो ये प्रयोगकर्ता का नाम हो गया और डोमेन का नाम हो गया, @ के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है। ये दो भागों में होता है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ओके। अगला प्रश्न आ गया, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था जब सिकंदर आया था, ठीक है ना। तो नंद, मौर्य, शुंग या फिर पांडव, तो कौन से वंश का उस समय राज था? तो उस समय था नंद वंश का राज, ठीक है ना। नंद वंश का उस समय जो राजा गद्दी पे बैठा था वो कौन था? वो था घनानंद। घनानंद जो था या फिर धनानंद, वो इस समय गद्दी पे बैठा था। और उस समय इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र, मगध, ठीक है ना, मगध, ठीक है ना। इसको उत्तर भारत का सबसे सबसे ज्यादा समृद्ध शासन राज्य कहा जाता था मगध को। और उस समय मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र थी, जो कि इस समय की पटना है, ठीक है। उस समय यहाँ पर नंद वंश का राज था जब सिकंदर आया था। तो सिकंदर ने नंद वंश उससे हार गया था, ठीक है ना। सिकंदर ने वहां पर जीत हासिल की थी, ठीक है। बाद में आखिर में जाके मौर्य ने इनको इसको सिकंदर को हराया था और ये वापस यहाँ से चला गया था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले नंद वंश का राज था। तो नंद वंश को हराने के बाद में मौर्य गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 16वां, वर्ष 2019 में भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था? ये ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से चुनना है अपने को। केंद्र में द्विशासन विधानमंडल स्थापित किया, ठीक है। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया, या फिर भारत के संघीय शासन प्रणाली का आरंभ किया। तो नीचे दी गई कूटों में सही उत्तर चुनना है, 1 3 2 3 1 2 3 या फिर 1 और 2। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1 और 2। ऊपर दिए हुए दो जो कूट हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि केंद्र में ना द्विसदनीय विधानमंडल स्थगित किया, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या किया उन्होंने? प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन का इसमें शुरुआत की गई, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं चेम्सफोर्ड, मैंट्यू चेम्सफोर्ड। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, सुधार अधिनियम,
सुधार अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं, जो कि 1919 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में इस शासन को अंत करके, ठीक है ना, 1935 शासन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये दोहरी शासन व्यवस्था कब तक चली थी? ये 1927 तक चली थी। 1927 के बाद में इसको खत्म कर दिया गया था। फिर 1935 अधिनियम लागू किया गया था, जो आज भी, ठीक है ना, केंद्र सरकार इसके आर्टिकल्स को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के अधीन मानवाधिकार है जो साथ ही मूल अधिकार भी है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प बताना है अपने को। ऑप्शन आपके सामने है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार या फिर आवास का अधिकार। इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, ये मानव अधिकार के साथ में एक मूल अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया था और इसमें अमेंडमेंट किया गया था। जो मानव अधिकार था उसमें अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। ठीक है ना, ये 86वां संशोधन था। 86वें संशोधन के तहत इसमें आर्टिकल, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कौन सी धारा? धारा 21 में एक नया कॉलम जोड़ के 21A बनाया था और उसमें ये शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ओके, अगला प्रश्न आ गया, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? संघ में ब्रिटिश भारतीयों तथा राज्य के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए। दूसरा, प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए एवं प्रत्येक समूह द्वारा साझे के तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषय को निर्धारित करें। तो इसमें से कौन से विकल्प हैं जो कि सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक ना दो और दोनों ही सही हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो इसमें से जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही, यानी कि ऊपर दिए हुए जो दोनों पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, जो कि 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है ना, उनमें ये दोनों ही बातें थी। ठीक है ना, ऑल बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, अपने विवेक पर कर सकता है या फिर तब कर सकता है जब ऐसी घोषणा के लिए संघ के विधानमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संशोधित किया हो। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो डी है ये बिल्कुल सही है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? ये अनुच्छेद 152 के 352, ठीक है ना, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 में ये लिखा हुआ है और उसके अनुसार अगर कहीं पर बाहरी आक्रमण हुआ है या फिर कहीं अंदर में ही सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ में कोई विद्रोह हुआ है, तो उस दौरान राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत ये पूरा इसमें संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन में जो पथ विक्रेता थे, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर जो थे, कि आजीविका और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई थी? बिल्कुल लेटेस्ट है ये, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना या फिर प्रधानमंत्री आकांक्षी भारत योजना। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1 जून 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनके की पूरी धंधा ठप हो गया था, रोजगार ठप हो गया था, तो उनके लिए, ठीक है ना, जो उनकी आजीविका है और उनके रोजगार को पुनः शुरुआत करने के लिए भारत सरकार ने ये योजना शुरू की थी। और इसमें कुछ पैसा, ठीक है ना, ऋण की सुविधा प्रदान की गई थी, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ये ऋण दिया जाना था स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है,
अगला प्रश्न आ गया, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान है? 100वां स्थान है, 10वां स्थान है, ठीक है ना, 142वां स्थान है या फिर 163वां स्थान है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 142वां स्थान है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता का जो इंडेक्स है उसमें ये 142वें स्थान पर आता है भारत, ठीक है ना। और इसमें इस सूचकांक में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? 180 देशों में, यानी कि 180 में भारत का 142वां स्थान है, ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे जो था वो था नॉर्वे, और दूसरे पर फिनलैंड, और तीसरे पर डेनमार्क, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, पहले पर नॉर्वे था, दूसरे पर जो आया था वो आया था फिनलैंड। फिनलैंड दूसरे पर था और तीसरे पर जो था वो डेनमार्क, ठीक है ना। ये थे, और उसमें भारत का जो स्थान था वो 142वां रहा, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मनी ऐप किससे संबंधित है? दृष्टि बाधित लोगों से, नकली नोटों की पहचान करने से, डिजिटल भुगतान से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है डिजिटल भुगतान से संबंधित ये ऐप है, और इस ऐप को दृष्टि बाधित लोगों के लिए ही बनाया गया था। जिन जो दृष्टि बाधित लोग यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, उनकी सहायता के लिए ये मनी, MANI, ठीक है ना, मनी ऐप लॉन्च किया था। और ये एक ऐसा ऐप है कि ठीक है, जिससे कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं वो करेंसी की इसमें आसानी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनको पहचान करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उनको नजरों से तो प्रॉब्लम होती है, दिखता नहीं है, इस कारण से वो उसको फील करके, उसको टच करके एक इस तरीके का एक मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर उसमें है, जिससे कि उस पर्टिकुलर करेंसी की पहचान कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया था, और इस ऐप की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2020 को, ठीक है ना, ये ऐप लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, वेस्ट इंडीज ने, या फिर इंग्लैंड ने? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ये विकल्प, ये खिताब, जो कि महिला क्रिकेट का था। और इसमें जो सेकंड आया वो कौन था? तो सेकंड इंडिया आया था, यानी कि इंडिया के साथ में फाइनल हुआ था, और इंडिया की टीम इसमें हार हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया इसमें खिताब जीत गया था। और इस टूर्नामेंट का ये कौन सा संस्करण था? ये लगातार 6 संस्करण हो चुके थे, और ये 7वां वर्ल्ड कप था, और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया विजयी हुई थी, ठीक है। और यही पूरा फैक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, लखनऊ, या फिर भोपाल? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है भुवनेश्वर, जो कि राजधानी किसकी है? उड़ीसा की, ठीक है। वहां पर इसका आयोजन हुआ था, और इस आयोजन में कुल 45 पदक थे, ठीक है ना, जो कि इसमें जीते गए थे। और इसकी शुरुआत हुई थी 22 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये गेम चले थे 2020 में, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। उसके बाद में ये 22 मार्च से तो कोविड चालू हो गया था, तो सारी चीजें बंद हो गई थी, ठीक है ना। पहली बार भारत बंद हुआ था कोविड के कारण, ठीक है ना। तो 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये पूरा का पूरा ये गेम चला था, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? चंबल, बेतवा, सोन, या फिर कैन नदी? तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? मैं पहले भी आपके उसके बारे में बता चुका हूँ, जब मध्य प्रदेश जी के पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है इन सभी नदियों के बारे में, क्योंकि ये सारी नदियाँ मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश में ही इनका उद्गम हुआ है। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है सोन। सोन नदी जो है, यही नदी सीधे गंगा में जाके मिलती है, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ 2 और राज्यों में सफर करती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बिहार में ये पटना में, ठीक है ना, पटना में जाकर ये गंगा में जाके मिल जाती है, यानी कि ये गंगा की द्रोणी कहलाती है, गंगा में जाके मिलती है। बाकी ये तीनों नदियां, ठीक है ना, तीनों नदियां ये यमुना की सहायक नदी हैं,
यमुना नदी की, ठीक है ना। तो यमुना नदी भी गंगा की ही द्रोणी है और चंबल, बेतवा और कैन ये यमुना की द्रोणियां कहलाती हैं। तो एट द एंड अगर देखा जाए तो ये सारी नदियां द्रोणी के नाम पर बोला जाए तो ये सभी नदियां गंगा की द्रोणियां कहलाती हैं, चाहे वो यमुना हो, चंबल हो, बेतवा हो, कैन हो या सोन हो। लेकिन सोन नदी सीधे की सीधे गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। बाकी ये सभी नदियां चंबल, बेतवा और कैन ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, तो ये थे पूरे 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं आप वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एमपीपीएससी की जो जीके की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी 2020 के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को देख पाएँ और एमपीपीएससी की पूरी तैयारी हो पाए। तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट जो सामने लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो क्लिक करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, हर टॉपिक पर चल रहे हैं, एमपीपीएससी, कांस्टेबल, एमपी जीके, तो सारे वीडियोस, इवन कंप्यूटर जीके भी आपको पूरा का पूरा मिल रहा है मेरे माध्यम से। वो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारी वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा एमपीपीएससी का। तब तक मेरे चैनल को ट्यून करके वो सारे वीडियो देखिए जो कि आप देखना चाहते हैं जीके के। जय हिंद, जय भारत।